बच्चों, आज हम पढ़ते हैं नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। इस पाठ में हम पढ़ेंगे क्या है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, क्या हो सकती है इसकी कोई तकनीक और इसकी तैयारी कैसे करें। बच्चों, हमारे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखने की विशेषता पर बल देते हुए कहा है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। आइए सबसे पहले जानते हैं ये अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है। बच्चों, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का मतलब है कि नए विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त करना। नए विषयों पर विचार अभिव्यक्त करने से लेखक का मानसिक और आत्मिक विकास होता है। इससे लेखक की चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। जैसे आपने पिछली फिल्म कब देखी थी? शायद हफ्ते भर पहले देखी हो या शायद महीने भर पहले। देखने के बाद फिल्म के बारे में दोस्तों से बातचीत ज़रूर की होगी। उन्हें बताया होगा कि अच्छी लगी या नहीं। अच्छी लगने या न लगने के कारणों पर भी चर्चा हुई होगी। अब सोचिए कि क्या उस फिल्म के बारे में अपने ख्यालात को आप एक व्यवस्थित लेख की शक्ल दे सकते हैं। यानी कि जो आपने सोचा या आपके दोस्तों ने सोचा, उन ख्यालातों को आप एक व्यवस्थित लेख यानी कि आप एक लेख की तरह उसको लिख सकते हैं। या अगर आपने फिल्म सिनेमा घर में देखी हो तो उस सिनेमा घर का पूरा माहौल आपके जेहन में होगा। टिकट खिड़की पर लगी लाइन, उस लाइन में चलने वाली बतकही और ठेलम ठेल, खाने पीने की चीज़ों के जगमगाते काउंटर, आगे की संभावित फिल्मों के चित्त आकर्षक पोस्टर, सिनेमा घर की लॉबी की अपनी खास महक वगैरह वगैरह। क्या आप स्मृति और अनुभव में बसे उस सिनेमा घर को शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेर सकते हैं? बच्चों, आपने आज सुबह का अखबार देखा होगा। पूरा न भी देखा हो तो कम से कम खास खास खबरों पर तो एक नज़र ज़रूर ही दौड़ाई होगी। और उन खबरों को देखते हुए अपने समय और समाज की जो तस्वीर आपके मन में बनती है, क्या उसे आप एक लेख में व्यक्त कर सकते हैं? कहने की ज़रूरत नहीं कि लेख की शक्ल देना, उसे शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेरना, यह सब ज़्यादातर लोगों के लिए एक खासा मुश्किल काम है। जिन विचारों को कह डालना हमारे लिए कतई कठिन नहीं होता, लेकिन उन्हें लिख डालने का निमंत्रण एक चुनौती की तरह लगने लगता है। ऐसा क्यों है? होने को इसके अनगिनत कारण होंगे, पर एक कारण हमारे काम का है और वह यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास ही नहीं करते। कहने का मतलब बच्चों कि कहने को हम लोग बहुत सारी बातें कह देते हैं, लेकिन उन्हीं बातों को अगर लिखने के लिए कह दिया जाए तो लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। लोग क्या, हम आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि कहाँ से और कैसे शुरू करें। अभ्यास के हर मौके को हम रटंत पर निर्भर होकर गवा बैठते हैं।
रटंत का मतलब है दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देने की बुरी लत। इस बुरी लत का शिकार हो जाने पर अगली अभ्यास या रियाज का मौका ही कहाँ मिलता है। बच्चों, सभी लोग सोचते हैं कि अगर जिस प्रश्न का उत्तर लिखवा दिया गया है या किसी विषय पर किसी ने कुछ लिख दिया है तो वही हम रट कर उसे सुना दें या वही रट कर हम लिख लें। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम उसे रटने की बजाय समझने का प्रयास करें और अपने शब्दों में लेखन का प्रयास करें तो सबसे ज़्यादा वह लोगों के पढ़ने के लिए वह और अधिक आकर्षक बनेगा। जाहिर है, लेखन का आशय यहाँ यांत्रिक हस्त कौशल से नहीं है। उसका आशय भाषा के सहारे किसी चीज़ पर विचार करने और उस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप में अभिव्यक्त करने से है। याद रखें, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है। विचार करने और उसे व्यक्त करने की यह प्रक्रिया निबंध के चिर परिचित विषयों के साथ आमतौर पर घटित नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि उस पर तैयार शुदा सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है और हम कुछ नया सोचने लिखने की जहमत उठाने के बजाय जो हमारे सामने प्रस्तुत है उसी पर हम निर्भर हो जाते हैं। मौलिक प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करने वाली यह निर्भरता हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित ही नहीं होने देती। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम विषय के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए तरह के विषयों पर लिखने का अभ्यास करें और यही अभ्यास हमें अपने मौलिक अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा उपयोग कर पाने की सामर्थ्य देगा। बच्चों, ऐसे लेखन के लिए आपको जिस तरह के विषय दिए जा सकते हैं उनकी संख्या अपरिमित है। आपके सामने की दीवार, उस दीवार पर टंगी घड़ी, उस दीवार में बाहर की ओर खुलता झरोखा, कुछ भी उसका विषय हो सकता है। ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिनमें इनके मुकाबले खुलापन थोड़ा कम हो और फोकस अधिक स्पष्ट हो, जैसे टीवी धारावाहिकों में स्त्री, बहुत ज़रूरी है शिक्षा इत्यादि। यहाँ जितने विषय एक झटके में सुझा दिए गए हैं, जाहिर है वे बहुत अलग अलग प्रकृति के हैं और इसलिए आपसे इनकी मांग भी अलग अलग किस्म की होगी। कोई विषय आपको तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारना चाहता है और कोई आपसे यह मांग करता है कि जो कुछ आपने देखा सुना है या देख सुन रहे हैं उसे थोड़ी बारीकी से पुनः संकलित करते हुए एक व्यवस्था में ढाल दें। कोई अपनी स्मृतियों को खंगालने के लिए आपको प्रेरित करता है तो कोई अनुभव को सैद्धांतिक नज़रिए से जांचने परखने के लिए आपको उकसाता है। इन मांगों के जवाब में आप जो कुछ लिखेंगे वह कभी निबंध बन जाएगा, कभी संस्मरण, कभी रेखा चित्र की शक्ल हो लेगा तो कभी यात्रा वृत्तांत की। इसलिए हम उसे एक सामान्य नाम देंगे, लेख, ताकि आपको ऐसा न लगे कि हम आप पर किसी विधा विशेष के भीतर ही
लेखन करने का दबाव बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा लेख प्रस्तुत करने की चुनौती सामने हो तो क्या करना चाहिए। कहने की ज़रूरत नहीं कि लिखने का कोई फार्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना। अगर फार्मूला होता तो कंप्यूटर हमारे मुकाबले बेहतर लेखक साबित हो सकता था। वस्तुतः लेखन की रचनात्मकता का पूरा संबंध फार्मूले का वजूद न होने की इसी सच्चाई से है। इसके बावजूद यहाँ कुछ ऐसे सुझाव दिए जा सकते हैं जो अचानक सामने आए विषय से मुखामुखम होने में आपकी मदद कर सकते हैं। अव्वल तो यह ध्यान में रखें कि इस तरह के लेखन में विषय दो खंभों के बीच बंधी रस्सी की तरह नहीं होता, जिस पर चलते हुए हम एक कदम भी इधर उधर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। वह तो खुले मैदान की तरह होता है जिसमें बिलाग दौड़ने कूदने और कुलांचे भरने की छूट होती है। दरअसल दिए गए विषय के साहचर्य से जो भी सार्थक और सुसंगत विचार हमारे मन में आते हैं, उन्हें हम यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, अपेक्षाकृत स्पष्ट फोकस वाले विषय हैं। ऐसे विषय मिलने पर मसलन टीवी धारावाहिकों में स्त्री, इस विचार प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है। इन पर लिखते समय विषय में व्यक्त वस्तु स्थिति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए बहुत खुलापन रखने वाले विषयों पर अगर हम शताधिक कोणों से विचार कर सकते हैं तो उनसे भिन्न किंचित केंद्रित प्रकृति के विषयों पर विचार करने के कोण स्वाभाविक रूप से थोड़े कम होते हैं। लेकिन इतना तय है कि किसी भी विषय पर एक ही व्यक्ति के जेहन में कई तरीकों से सोचने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो तो सबसे पहले 2-3 मिनट ठहर कर यह तय कर ले कि उनमें से किस कोण से उभरने वाले विचारों को आप थोड़ा विस्तार दे सकते हैं। यह तय कर लेने के बाद आप एक आकर्षक सी शुरुआत पर विचार करें। हाँ, ये ख्याल रहे कि वह शुरुआत आकर्षक होने के साथ साथ निर्वाह योग्य भी हो। ऐसा न हो कि आगे आप जो कुछ कहना चाहते हों उसे इस प्रस्थान के साथ सुसंबद्ध और सुसंगत रूप में पिरो पाना आपके लिए मुमकिन न हो। इसलिए शुरुआत से आगे बात कैसे सिलसिलेवार बढ़ेगी, इसकी एक रूपरेखा आपके जेहन में पहले से ही होनी चाहिए। वस्तुतः सुसंबद्धता किसी भी तरह के लेखन का एक बुनियादी नियम है, खास तौर से जब विषय पर विचार करने की चौहद्दियाँ बहुत सख्ती से तय न कर दी गई हो। उस सूरत में सुसंबद्धता बनाए रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जब चौहद्दियाँ सख्ती से तय कर दी गई हों तब बाहरी आरोपित अनुशासन ही विचार प्रवाह में कमोबेश आंतरिक संबद्धता कायम कर देता है। विवरण विवेचन के सुसंबद्ध होने के साथ साथ उसका सुसंगत होना भी अच्छे लेखन की एक खासियत है। आपकी कही बातें न सिर्फ आपस में जुड़ी हुई हों बल्कि उनमें तालमेल भी हो।
अगर आपकी दो बातें आपस में ही एक दूसरे का खंडन करती हों तो यह लेखन का ही नहीं, किसी भी तरह की अभिव्यक्ति का एक अक्षम्य दोष है। बच्चों, सुसंबद्धता और सुसंगति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। मान लीजिए, मौसम की चर्चा करते करते आप एकाएक राजनीति पर बात करने लगे और ऐसा करने का कोई ठोस आधार या कारण, मसलन समानता के आधार पर कोई व्यंग करना या इन दोनों का कोई पारस्परिक प्रभाव रेखांकित करना प्रकट न हो तो आपकी बातों में संबद्धता का अभाव दिखेगा। इसी तरह मौसम की चर्चा करते हुए आप किसी खास दिन, समय और स्थान के मौसम को एक बार खुशगवार बताएं और दूसरी बार उबाऊ, तो आपकी बातें असंगत जान पड़ेगी। आप अपनी कही हुई बात को इस तरह खुद ही झुठला दें तो कौन आपको पढ़ना चाहेगा। इसलिए लेख, चाहे वह संस्मरणात्मक हो, रेखा चित्रात्मक हो अथवा वैचारिक, उसकी सुसंबद्धता और सुसंगति के प्रति हर लेखक को सचेत होना चाहिए। वैसे हमारे सोचने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से इन गुणों को धारण करती ही है, फिर भी सचेत न रहने पर संभव है ये गुण कहीं कहीं नदारद हो जाएं। यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य निबंधों या आलेखों, प्रश्नोत्तरों में जहाँ मैं शैली का प्रयोग वर्जित होता है, उसी तरह वहीं इस तरह के लेखन में मैं की आवाजाही बेरोक टोक चल सकती है। यहाँ विषय की प्रकृति में ही निहित होता है कि लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठता और लेखक के व्यक्तित्व की छाप होगी। इसलिए अन्यत्र वस्तुनिष्ठता के आग्रह से मैं शैली को भले ही ठीक न माना जाता हो, लेकिन यहाँ उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। बच्चों, इसका मतलब है कि लेखक अपने को ही संबोधित करते हुए लिखता है, जो नए विषयों पर जब वह अपने विचार प्रकट करता है। तो अब आपके सामने कुछ नमूने पेश हैं। सबसे पहले 3 नमूने एक ही विषय, दीवाल घड़ी पर, और यह बिल्कुल खुला हुआ विषय है। विषय प्रस्तावित करने वाला यहाँ किसी तरह की चौहद्दी नहीं बांध रहा, यानी कि किसी प्रकार का आपको यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी नियम में आपको वह नहीं बांध रहा है। वह आपको इस बात की छूट दे रहा है कि इस विषय के साथ आपके जेहन में जो भी ख्याल उभर रहे हैं उन्हें सुसंगत तरीके से शब्दबद्ध करें। अगर वह दीवाल घड़ी की उपयोगिता या दीवाल घड़ी की इतिहास जैसा कोई विषय प्रस्तावित करता तो ये बात और थी। वहाँ ढीला ढाला ही सही एक बंधन होता और आप उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए लेखन करते। लेकिन यहाँ आपको खुले मैदान में छोड़ दिया गया है। आप जिस दिशा में जाकर जुगाली करना चाहते हैं करें। और नीचे इन 3 नमूनों को देखकर यह बात आपके सामने साफ हो जाएगी।
आप ध्यान से पढ़े होंगे इन तीनों को। इन नमूनों में से पहला मुख्यतः स्मृति आधारित है। दीवार घड़ी को देखकर जो यादें मन में उभर आई हैं, उन्हें लेखक एक तरतीब दे रहा है और तरतीब देने के सिलसिले में ध्यान इस बात का रखा गया है कि वे स्मृतियाँ पाठक को दिलचस्प जान पड़े। साथ ही यथासंभव उन स्मृतियों में कहीं एक दो वाक्यों में ऐसा निचोड़ निकाला जाए कि वे किसी सामान्य सत्य यानी एक बड़े धरातल पर अनुभव किए जाने वाले सत्य की ओर इशारा करने लगें। दूसरा नमूना दार्शनिक मिजाज का है। यहाँ लेखक दीवार घड़ी को देखता है और रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर उठकर कुछ ऐसे गंभीर प्रश्नों की ओर उन्मुख हो जाता है जो उस घड़ी के साथ एक कमज़ोर तंतु से जुड़े हैं। तीसरा नमूना मुख्यतः अवलोकन आधारित है, यानी कि पूरा उसका मुआयना करता है। सामने की दीवार पर एक घड़ी दिखती है और उसकी खूबसूरती, गति, आवाज़, टंगे होने का अंदाज, ये सारी चीज़ें लेखक की टिप्पणी का विषय बन जाती है। टिप्पणी में स्थिति का बयान करने के साथ साथ वह अपनी राय भी करता है और इसके द्वारा अपने लेखन को सपाट विवरण बनने से बचाता है। कहीं एक दो वाक्यों में निचोड़ के तौर पर किसी सामान्य सत्य को प्रतिष्ठित करने की पद्धति यहाँ भी अपनाई गई है। तरीके तो और भी हो सकते हैं। मसलन किसी ज्वलंत सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न जैसे जातिवाद का जहर पर लिखना हो तो आप तथ्य और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने की पद्धति अपना सकते हैं। किसी खास जगह के दृश्य को अगर उकेरना हो तो आप कल्पना में उस दृश्य को उपस्थित मानकर चल कैमरे की तरह अनेक ब्यौरों को समेट सकते हैं। किसी प्रवृत्ति या चलन पर लिखना हो तो उसके गुणावगुण यानी गुण अवगुणों पर तर्कपूर्वक विचार कर सकते हैं। ये तरीके पिछले 3 नमूनों के लिए अपनाए गए तरीकों से अलग है। कहने का मतलब यह कि आप अपनी सुविधा और विषय की मांग के अनुसार अपने तरीके का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके सामने विषय है जातिवाद का जहर, तो जाहिर है कि आप कल्पना की उड़ान वाली शैली नहीं अपनाएंगे, क्योंकि यह तो एक ज्वलंत सामाजिक मुद्दा है जो आपसे ठोस विश्लेषण और आपकी स्पष्ट राय की मांग करता है। तो इस विषय के साथ अब आपका जो बर्ताव रहा हो, यहाँ कुछ लेखक ने अपना बर्ताव लिखा है, उसे पढ़कर समझिए। बच्चों, नए विषयों पर विचार अभिव्यक्त करते समय हमें कई बातों का ध्यान देना चाहिए। जिस विषय पर लिखना है, सबसे पहले लेखक को उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में
उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। तीसरा, विषय से जुड़ी तथ्यों से उचित तालमेल होना चाहिए। चौथा, अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, अप्रत्याशित विषय पर लिखते समय लेखक को विषय से हटकर अपनी विद्वता को प्रकट नहीं करना चाहिए। यानी कि जिस विषय के लिए लेखक लिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उस विषय से ही संबंधित हो। विचार विषय से सुसंबद्ध तथा संगत होने चाहिए।